हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में ना हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर शुरू कर दिया है और कल हमने 4 राइट्स की चर्चा कर ली थी। राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी चूज फ्रॉम, ठीक है जी, राइट टू बी हियर्ड और राइट टू बी सीक रिकरेशन। कोई प्रॉब्लम है किसी की तो बताओ, आगे बढ़ जाए आगे। ठीक है जी। बेटा लास्ट नंबर पे आपके नोट्स में एक राइट लिखा होगा मेरी तरफ से, 5th नंबर पे, ठीक है ना। हेडिंग का नाम होगा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को राइट है एजुकेट होने का, ठीक है जी। किस चीज की एजुकेशन का राइट है कंज्यूमर को? कौन सी एजुकेशन की बात चल रही है बेटा? यहाँ पर किसी फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं चल रही। कंज्यूमर को राइट है एजुकेट होने का अबाउट देयर राइट्स। क्योंकि आपको पता बहुत सारे कंज्यूमर को तो अपने अधिकार ही नहीं पता। आपको क्या लगता है, आप तो पढ़ रहे हो 12th क्लास में कॉमर्स साइड में, इससे पहले सारे राइट पता थे? अच्छा उनको सोचो जो साइंस साइड में, उनको पता होंगे? जो आर्ट्स में है उन्होंने तो कानून नहीं पढ़ रखा। तो कितने लोग अनअवेयर है। तो कंज्यूमर को राइट है अपने राइट के बारे में एजुकेट होने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, अपने रिलीफ के बारे में कि अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो मुझे कैसे रिलीफ मिल सकता है, इन सब बारे में बेटा एजुकेट होने का राइट है। इसी वजह से बेटा गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्टिव पार्ट इन देयर एजुकेशन। गवर्नमेंट बहुत एक्टिव पार्ट लेती है, ठीक है जी। पुराने जमाने में बेटा एक ऐड आया करते थे डीडी नेशनल पर, ठीक है जी, आपने भी देखे हैं वो, कहीं और देखे हैं आपने, ठीक है जी। जागो ग्राहक जागो के नाम से गवर्नमेंट एड कैंपेन चलाती थी ना, एड कैंपेन जागो ग्राहक जागो के नाम से, ठीक है जी। कि आप आईएसआई मार्क देखकर ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदना, आप हॉलमार्क देखकर ही ज्वेलरी खरीदना, ऐसे चलाती थी। आज की तारीख में जो चल रहा है, मैं लेटेस्ट की बात कर देता हूँ। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए, चल रहा है कैंपेन। आपको अवेयर कर रहे हैं कि अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए तो ये कर देना, बोलते हैं ना। आपको बता रहे हैं ना कि स्पैम कॉल आएगी ऐसे ऐसे, कहीं फंड ट्रांसफर मत करके बैठ जाना, पिन मत डाल देना, मना करते रहते हैं ना, आपको एजुकेट करते रहते हैं। समझ में आती है बात? ये कुछ और नहीं बेटा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ही है। और गवर्नमेंट से ज्यादा एक्टिव पार्ट इस चीज में कोई नहीं लेता बेटा। देखो प्राइवेट बॉडीज भी आपको एजुकेट करती हैं, पर करोड़ों रुपए फूक कर आपको एजुकेट नहीं करेंगी, सारी नहीं कर सकती। कुछ दो चार है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो करती है, लेकिन गवर्नमेंट हर साल कई करोड़ों रुपए फूकती है बस आपको एजुकेट करने। क्लियर है अच्छी बात? आगे बढ़ जाए बेटा। फर्स्ट नंबर पे मेरे नोट्स में लिखा है मेरे हिसाब से लास्ट, राइट टू सेफ्टी। ऑल्दो इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं इसलिए मैंने सबसे लास्ट में चूज करा, पर एक और स्पेसिफिक वजह भी है। इस राइट को पढ़ाने के साथ साथ ना मैं बेटा आपको एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना चाहता हूँ, ठीक है जी। कल भी मैंने बोला था बेटा ये 6 राइट मिलते हैं, पर कब मिलते हैं? जब हम 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेते तो 6 राइट मिलते हैं, ऐसे नहीं मिल जाते। हलवा नहीं है प्लेट में सजा हुआ कि 6 राइट है मेरे पास, ठीक है जी। तो 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अगला ही टॉपिक कराने, मैंने आज यही चूज किया कि मैं अगला टॉपिक यही कराऊंगा, ठीक है जी। उसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बता देता हूँ बेटा। गवर्नमेंट कहती है ये 6 राइट दे दूंगी, लेकिन पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरी करनी है वो ये है, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे आप, यानी कि हॉलमार्क देखेंगे ज्वेलरी पर, एफपीओ मार्क देखेंगे फूड प्रोडक्ट पर, एग मार्क देखेंगे एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक रिलेटेड प्रोडक्ट पर, ठीक है। आईएसआई मार्क देखेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर। और भी स्टैंडर्डाइज मार्क है, पर आपके लिए जितनी जरूरी है मैंने सारे बोल दिए बेटा, ठीक है जी। दोबारा सुन लो क्या क्या देखना है। हॉलमार्क ऑन द ज्वेलरी, आपको पता है ना हॉलमार्क से क्या साबित हो जाता है? हॉलमार्क से साबित हो जाता है ये 816 का गोल्ड है, ठीक है जी। वो अभी छोड़ दो, अगर मैं ज्वेलरी के कहा लैंग्वेज में अब आपको 816 समझाऊंगा, छोड़ दो, मतलब प्योर है, ये समझ सकते हो। ज्यादा खोट नहीं मिली इसमें, ठीक है जी, ज्यादा तांबा नहीं मिला, ज्यादा खोट नहीं मिलाई थी, ठीक है जी, प्योर कह सकते हो आप, ठीक है। एफपीओ मार्क देखना है फूड प्रोडक्ट पे, डिटेल्ड बात कर लेता हूँ इस पर। एफपीओ या एफएसएसएआई मार्क, एफएसएसएआई मार्क भी तो देखा है ना आपने। बच्चे तो कंफ्यूज ही रहते हैं, अजीब अजीब क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं मुझसे एफएसएसएआई मार्क होता है भैया, वो तो एफपीओ थोड़ी होता है बेटा। पहले फर्क समझ लो दोनों में। तो एफपीओ मार्क ना ये बताता है कि वो स्टैंडर्डाइज मार्क है, ये गुड्स प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से ज्यादा अच्छे हैं। एफपीओ मार्क होने का मतलब क्या है?
कि ये गुड्स प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से ज्यादा अच्छा है, जितनी भी गवर्नमेंट की प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी है उससे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये, इसलिए गवर्नमेंट कहती है एफपीओ ही खरीदना। एफएसआई एस एस एफएसएसएआई मार्क क्या बताता है बेटा? वो ये बताता है कि इंडिया में अगर आपको कोई भी गुड्स बेचना है, मैन्युफैक्चर करना है जो ईटेबल है, उसके लिए एफएसएसएआई का लाइसेंस कंपलसरी है। अब मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है या बेचना है, ई टेबल्स बेचनी है, कि जितनी दुकानें आप देख रहे हो ना छोटी मोटी कन्फेक्शनरी की, सबके लिए कंपलसरी है, सब लेते हैं एफएसएसएआई मार्क। अगर आपने ये एफएसएसएआई का लाइसेंस ले रखा है तो इसका मतलब ये नहीं आपका प्रोडक्ट एक प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से अच्छा हो गया, बस आप ई टेबल बेच रहे हो, बस ये है, बात हो गई। प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से अच्छा होना एफपीओ मार्क ही बताता है ई टेबल्स में। ठीक है जी, दोनों बातें समझ में आई? ठीक है जी, आईएसआई मार्क देखकर खरीदना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और बेटा एग मार्क, एग मार्क का मतलब ये दूसरा वो वाला एग नहीं है बेटा, ठीक है जी, एजी वाला एग है, एग मार्क। ठीक है जी, ये बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट और लाइफ स्टॉक पे मिलता है। मैंने कभी बताया भी होगा आपको, मधुसूदन के देसी घी को एग मार्क मिला हुआ है, लाइफ स्टॉक रिलेटेड प्रोडक्ट है ना बेटा जी। ठीक है जी, समझ में आती है जी बात? पक्का से बढ़ जाए आगे। अब बेटा मैं राइट टू सेफ्टी पर वापसी आ जाता हूँ, मैं दोबारा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीड करा दूंगा जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे। बेटा राइट टू सेफ्टी क्या कहता है? आपको राइट है सेफ्टी का, यानी कि कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट की मार्केटिंग से आपको बचने का राइट है। ठीक है जी, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट आपको बेचा ना जाए। ठीक है जी, लेकिन बेटा ये राइट तभी है जब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। नॉर्मली केस में क्या होता है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है जी, अभी सर्दियों का सीजन है, कुछ लोगों को गीजर चाहिए होगा इलेक्ट्रिक, जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में। ठीक है जी, गीजर देखेंगे, उसने बताया जी ये हैवेल्स का गीजर है जी, ऐसा मार्क है जी, ये कॉस्ट करता है इतने 9,000 का, 10,000 का या 12,000 का। अच्छा जी, दूसरे ब्रांड का देखा, अच्छा जी इस पे भी ऐसा मार्क है, अच्छा जी ये इतने का है। सर कुछ और दिखा दो सस्ता सा। अच्छा जी सस्ता, ये सर 3,500 रुपए का, ये लोकल है। ठीक है जी, ठीक चल जाता है, 2-3 सीजन निकाल देता है। अच्छा सर बस यही लगवा देते हैं 2-3 महीने की सर्दियां, चलो जी। बेटा कल को आप घर गए और आपने उसकी वायर को टच कर दिया, आपके हाथ गीले थे, वॉशरूम में थे, और करंट लग गया आपको, फिर आप ये कहोगे राइट टू सेफ्टी है मेरे पास, कि मुझे तो ऐसा प्रोडक्ट बेचा गया जो हार्मफुल है हेल्थ और लाइफ के लिए, ये कहोगे? सर मिलेगा राइट? ये राइट तभी मिलेगा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की होगी। करिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। आईएसआई होने का, आईएसआई मार्क होने का मतलब पता है? कि प्रोडक्ट प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से ज्यादा अच्छा है। और यकीन मानना, अगर वो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से कम अच्छा लगा, किसी भी तरीके से अगर लगा कि आपको मेरी हेल्थ पर को हार्म किया इस प्रोडक्ट ने या कुछ भी किया, सर आपको कंपनसेशन मिलेगी। ठीक है ना जी, राइट टू सेफ्टी तब है जब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। भगवान ना करे, मैं केस बता देता हूँ, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो ऐसा। कई बार आपने सुना गैस सिलेंडर फट गया, कभी, वैसे तो अब हम नहीं सुनते ये सब केसेस, पर पास्ट में होते थे, कभी कभी होते थे केसेस। ठीक है जी, बिना किसी ह्यूमन एरर के वो फट गया, मतलब किसी की कोई गलती नहीं थी, गैस सिलेंडर ही फट गया। ठीक है जी, और आप मानते हो कितना पावरफुल होता है? कितना पावरफुल, मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताया होगा कि कितना पावरफुल होता है ये, सच मायने में वो 20 किलो गैस कितनी खतरनाक होती है। बेटा अगर कोई पुरानी बिल्डिंग आपने देखी हो और कोई उसका लेंटर तोड़वा रहा हो, हालत देखिए क्या हो जाती है मजदूरों की। दसियों मजदूर लगते हैं घन लेकर, हथौड़ा नहीं, घन चाहिए, आगे से 10-10 किलो के, 5-5 किलो के, 7.5-7 किलो के, इतने मोटे हथौड़े होते हैं, उन्हें घन बोलते हैं। ठीक है जी, मजदूरों का पसीना देखा है कैसे बह रहा होता है, और टूट नहीं रहा होता लेंटर, कितनी जान होती है लेंटर। अगर गैस सिलेंडर भगवान न करे ना फट जाए, तो 2 लेंटर चीर देगा, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, और भगवान ना करे जिनके साथ भी ये इंसिडेंट हुए ना, राइट टू सेफ्टी में पेनल्टी देनी पड़ती है कंपनी को, और वो अच्छी खासी है, 50-50 लाख, करोड़ करोड़ रुपए। क्लियर है बात? समझ में आती है बात? समझा दी मैंने बात, आगे बढ़ जाए। 6 के 6 राइट डन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर आ जाओ ऊपर जी। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास 10 है, पेज खोल कर रख लो बस, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जब जो कहूंगा बस वो पढ़ देना। ठीक है जी, बेटा पहले ना सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ दो,
मैं क्योंकि पढ़ा चुका हूँ बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज। जल्दी से रीड करना और बताना समझ आ गई। ठीक है। 7th नंबर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसको भी पढ़ लो। आस्क फॉर अ कैश मेमो विच वुड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ परचेज मेड। इधर देखना बेटा, बेटा ये कैश मेमो क्या चीज होती है? बेटा कैश मेमो मतलब कुछ और नहीं, इनवॉइस, जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हो बिल। बेटा बिल का मतलब कोई कच्ची पर्ची नहीं है, कोई कच्ची पर्ची नहीं है। एक कच्ची पर्ची आती है, उसमें लिखा होता है रफ एस्टीमेट, है ना? नीले कलर की पर्ची आती है, उसमें लिखा होता है रफ एस्टीमेट। बहुत सारे दुकानदार ये लेके बैठे होते हैं, अच्छा जी आपने क्या खरीदा, 10 चॉकलेट 20 के हिसाब से 200, ये वो, चलो वही कच्ची पर्ची फाड़ के देती, लाओ जी 320 रुपए हो गए आपके, दे दो। ऐसे करते हैं ना सर, ये बिल नहीं है, ये नहीं है कैश मेमो। ठीक है जी। बेटा कैश मेमो क्यों चाहिए और क्या चीज होती है, मैं दोनों बातें बता देता हूँ क्यों चाहिए क्यों। बेटा कैश मेमो इज द प्रूफ ऑफ परचेज मेड। कैश मेमो प्रूफ है कि आपने इस दुकान से सामान लिया है, किस तारीख को लिया है, कितने रुपए का लिया, वो प्रूफ है। भगवान ना करे कल को जो आप गुड्स लेके आए उसमें कोई शॉर्ट कमिंग निकल जाए और आपको केस करना हो, बिना कैश मेमो बिना इनवॉइस के नहीं होता। पहली रिक्वायरमेंट है ये। जो 6 राइट बात की चीज है ना, पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लो, पहले तो बिल होना चाहिए आपके पास। अगर बिना बिल के कोर्ट केस डालने लग गई ना, तो एक ही दिन में पूरे इंडिया के खिलाफ केस हो जाएगा, क्योंकि हर एक बंदे की किसी ना किसी दुकानदार से दुश्मनी है। फिर तो हर दुकानदार पे केस हो जाएगा जिसने मुझे गलत सामान दिया, बिल तो है। अच्छा बिना बिल के भी केस होता है, चलो जी। बिना बिल के केस होने लग गया फिर तो अगले दिन सारे जेल में बैठे होंगे बेटा। बिना बिल के केस नहीं होता। समझ आती है बात? अब बिल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बेटा सच मायने में यहाँ किस बिल की, किस इनवॉइस की बात चल रही है? टैक्स इनवॉइस की बात चल रही है, नीचे टैक्स लगा हुआ होना चाहिए, टैक्स वाला बिल चाहिए आपको। फर्म का बहुत अच्छे से नाम लिखा हो, फर्म का जीएसटी नंबर लिखा हो, फर्म का एड्रेस लिखा हो, किस डेट पे बिल काटा है, कितनी अमाउंट का काटा है, ये सब चीजें बिल्कुल लिखी हो, लिजिबल हो। समझ में आती है बात? उस बिल की बात चल। दो बातें डन। अभी फर्स्ट मैंने बात छोड़ी हुई है, फर्स्ट को भी छोड़े छूटे रहने दो। थर्ड नंबर पे पढ़ना क्या लिखा है? लर्न अबाउट द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। बेटा लर्न अबाउट द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड यूज द, फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ अलग अलग रिस्क होते हैं, मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन भी देता है लेबल पे, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। जैसे कि बेटा डिओड्रेंट पे लिखा होता है अवे फ्रॉम फ्लेम, क्योंकि अल्कोहल से बनी है वो। ठीक है जी, वो अल्कोहल से बनी है, आपको कहा जाता है अवे फ्रॉम फ्लेम, आग से दूर रखें। ठीक है ना जी। और छोटे छोटे बच्चे कहते रहे कुछ नहीं, आग में डाल के देख लेते क्या होगा। क्या होगा क्या बेटा, एक पटाखा फूटेगा, फिर थोड़ी देर बाद आप चिल्लाओगे राइट टू सेफ्टी है मुझे। ठीक है ना जी। तो आपकी जिम्मेदारी है, मैन्युफैक्चरर ने तो इंस्ट्रक्शन प्रिंट कर दी, आपने नहीं पढ़ी, वो आपकी हेडेक है। मैन्युफैक्चरर का काम इतना सही है कि लेबल पे इंस्ट्रक्शन प्रिंट करना कंपलसरी है, क्योंकि आपको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, उसने प्रिंट कर दी, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, वह आपकी जिम्मेदारी थी उसको पढ़ने की, उसकी जिम्मेदारी प्रिंट करने की, आपकी पढ़ने की। दूसरी बात, बेटा बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिनके बारे में अलग अलग इंस्ट्रक्शन होती है। कभी कोई आई ड्रॉप हम खरीदते हैं, उसके लिए स्पेसिफिकली बात है ये। आप देखते हो जब आप आई ड्रॉप मांगते हो तो मेडिकल स्टोर वाला फ्रिज खोल के निकाल कर देता है। ये बहुत सारे इंजेक्शन में भी एक बात होती है, जब हम इंजेक्शन के लिए मेडिसिन खरीदते हैं तो वो भी मेडिसिन फ्रिज में से निकाल कर देता है, क्लियरली लिखा होता है, क्लियरली उस पर। ठीक है ना, स्टोर इन दिस टू दिस टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर 3-4 डिग्री से सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा ठंडा ही माना जाता है। कितने डिग्री में ही स्टोर करना है इसको बोला जाता है ना जी, स्टोर इन दिस टू दिस टेम्परेचर। और हम क्या करते हैं, या अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, और हम सनलाइट में रख देते हैं, वहां केमिकल रिएक्शन हो चुकी होती है उसके बाद। सनलाइट में रखते ही केमिकल रिएक्शन हो जाती है उसके अंदर, बस उसके बाद हम मेडिसिन को यूज करते हैं, फिर हम चीखते चिल्लाते हैं राइट टू सेफ्टी है जी। कुछ नहीं मिलने वाला, मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन ही फॉलो नहीं कर रहे हो। क्लियर है बात? फोर्थ नंबर पर भी बेटा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है, पढ़कर बताना क्या है। रीड लेबल्स केयरफुली, ठीक है जी, so as to have a information about the net weight, gross weight, manufacturing and expiry date, blah blah blah। बेटा आपकी जिम्मेदारी, मैंने अभी भी बोली है बात, कि मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी, क्योंकि आपको राइट टू बी इन्फॉर्म था, लेबल प्रिंट करने की थी,
उसने लेवल पे सब कुछ लिख दिया, पढ़ोगे आप। मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द दुनिया को ये लगता है कि अगर मैंने कोई एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया कि मैं मैन्युफैक्चरर के खिलाफ केस कर सकता हूँ। सर कुछ नहीं कर सकते आप। उसका काम था प्रिंट करना, उसके यहाँ से चलिए उसने मैन्युफैक्चरिंग डेट भी प्रिंट कर दी, एक्सपायरी डेट भी प्रिंट कर दी, आपने फटाफट से रिटेलर की दुकान से कोल्ड ड्रिंक उठाई पी ली। अचानक आपकी नजर डेट पे गई, देखा वहां पर भैया तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट था। आपको लगा मैं मैन्युफैक्चरर के खिलाफ केस कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि बात बड़ी सिंपल सी है, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, लेवल को आपने नहीं पढ़ा, आपने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कंज्यूम करा। आपको लगता है दुनिया में आप केस कर सकते हो? कहीं नहीं कर सकते। आप रिटेलर के खिलाफ केस कर सकते हो, वो भी बेटा इस एक्ट में नहीं होगा, वो भी इस कानून में नहीं कर पाओगे, वो भी आईपीसी में ही करोगे। क्लियर है जी बात? समझ में आती है बात? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सेवेंथ करा दिए, फर्स्ट और फिफ्थ छुटा हुआ, छोटे रहने दो अभी। सिक्स्थ पढ़ना क्या लिखा हुआ है? नहीं, ये तो फोर्थ फिफ्थ नंबर पे है बाबू। सिक्स इसके बाद बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा इधर देखना मित्रों, वो कई बार ना हमें पता होता है ये गुड्स लीगल नहीं है, और हम तब भी बाय कर लेते हैं। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, चूज ओनली फ्रॉम द लीगल गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा हमें हिदायत दी गई है। बेटा कई बार आते हैं ना गली में बहुत सारे लोग, ये कंबल खरीद लो, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा खरीद लो, ठीक है जी, और औने पौने दाम में बेच जाते हैं। 4,000 रुपए एमआरपी बोलेंगे, ये 1,000, उसमें भी लोग बार्गेन करेंगे, 700-800 दे के ले लेंगे। सर आप ये जानते नहीं हो कि ये चोरी का सामान है? बताओ कौन नहीं जानता? किसी ना किसी दुकान पे वो आदमी नौकरी करता है, वहां हाथ मारा हुआ है, ठीक है जी, और वही सामान बेचने आ गया। आज उसको लग रहा है 700-800 की दिहाड़ी सिद्धि कर लूं, दुकान पे की छुट्टी करता हूँ आज, ठीक है जी, गलियों में घूमता रहेगा बेच के साइड कर। तो आज जब आपको पता था वो इलीगल गुड्स है, वो लीगल गुड्स नहीं, आप तब भी बाय कर लेते हो क्योंकि सस्ता मिल रहा होता है। बाद में कोई राइट क्लेम कर पाओगे? पहली बात, बिल देगा वो आपको? बिल नहीं देगा, खत्म होगी कहानी, कोई राइट तो नहीं मिल रहा आपको। तो आपकी जिम्मेदारी है लीगल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना। इलीगल चीज खरीदोगे, कौन सा राइट के हकदार हुआ? क्लियर है ना जी बात? समझ आई बात? बेटा एट नंबर पे क्या लिखा है? फाइल अ कंप्लेन इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम, ठीक है ना, डू नॉट फेल टू टेक एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज वेरी स्मॉल। बेटा कहता है एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट में केस करो, चाहे जो आपके साथ धोखा हुआ है वो बड़ी स्मॉल अमाउंट का है। ऐसा क्यों बोला जाता है बेटा? क्योंकि बेटा जब आप केस नहीं करते ना, मैन्युफैक्चरर को स्ट्रेंथ मिलती है। एक आदमी ने एक साइबर अटैक किया, एक बंदे के पेटीएम में 100 ही रुपए पड़े थे, 100 निकाल दिए, ठीक है जी, उसने बॉदर नहीं किया, 100 चले गए। सर आपको क्या लगता है, आपने तो केस नहीं किया, उसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई? उसे ये लगता है इंडिया में तो लोग है ही इग्नोरेंट, छोड़ दो, मैं हर एक के साथ भी 100-100 का फ्रॉड कर दूंगा, कोई कुछ करेगा ही नहीं, 100 के लिए नहीं करेगा। बस उसको यही चीज हिम्मत देती है। और यार आप 140 करोड़ सबके साथ 100-100 का हो जाए तो काम हो गया बस, दुनिया का जरूर। समझते हो ना बेटा इस चीज को? तो इसलिए आपको कहा जाता है कि डू नॉट फेल टू टेक एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज वेरी स्मॉल, ठीक है जी। 9th नंबर पे लिखा होगा फॉर्म अ कंज्यूमर सोसाइटी, ठीक है ना, विच वुड प्ले एक्टिव रोल इन एक्सरसाइजिंग योर राइट। बेटा देखो, आप जिस भी एरिया में रहते हो ना, वहां पर कंज्यूमर सोसाइटीज, कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। ऐसा इसलिए कहा गया कि आपको बनानी चाहिए क्योंकि बेटा आप अकेले ना 10,000 करोड़ की कंपनी, 20,000 करोड़ की कंपनी का सामना नहीं कर पाते, आपके दिमाग में ना डर रहता है। अगर मान लो कोई कंपनी एक गलत प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है जी, लेकिन आपको पता लगे वो कंपनी 5,000 करोड़ की है, 7,000 करोड़ की है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट निकाल रही है या गलत तरीके से निकाल रही है प्रोडक्ट, बिना जीएसटी बिल के निकाल रही है, आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है यार 7-8 हजार करोड़ की कंपनी है, पंगा कौन लेगा, मैं कहां तक उलझूंगा, कितना बड़ा वकील कर लूंगा, मुझसे बड़ा वकील कर लेगा। तो इसलिए आपको कहा जाता है आप जहां भी रह रहे हैं कंज्यूमर सोसाइटीज फॉर्म कीजिए, कंज्यूमर एसोसिएशन फॉर्म कीजिए। अकेला आदमी डरेगा, एसोसिएशन थोड़ी डरेगी, एसोसिएशन में स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। कल भी बता चुके हैं एसोसिएशन की बात थोड़ी सी। और लास्ट नंबर पे लिखा होगा रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना, आपको सब कुछ पता ही है कितना हम एनवायरमेंट की इज्जत करते हैं,
ठीक है जी। फर्स्ट और फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा था, बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड अ वाइज चॉइस कैन बी मेड। बेटा बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, आपको अवेयर रहना है कि कौन कौन से गुड्स और सर्विस मार्केट में आते हैं, कौन कौन से ब्रांड बेचते हैं, सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड अ वाइज चॉइस कैन बी मेड। बाबू ये क्यों दी गई आपको जिम्मेदारी, वरना आपका राइट टू चूज हट हो जाएगा। कल मैं यही बात बता रहा था। मैंने तो कभी खरीदा नहीं कैमरा, और मैं चला गया अचानक से कैमरा खरीदने, उसने बताया जी ये निकॉन, ये कैनन, यही बात कर रहा था ना, ठीक है ना जी, ये सोनी का है। मैंने कहा जी आप सजेस्ट कर दो, बस दे आर राइट टू चूज, आपका वही चूज करके बताएगा आप कौन सा लेना है। तो आप अवेयर रहोगे कि मार्केट में कौन कौन से ब्रांड प्रोडक्ट बेचते हैं, कैसा कैसा प्रोडक्ट बेचते हैं, तो जाके कुछ क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज तो बोल जाओ। ठीक है पुत्र जी, क्लियर। और फिफ्थ नंबर पे लिखा है assert yourself to ensure you get a fair deal। assert का मतलब कुछ और नहीं, अवेयर रहने से। बेटा अवेयर रहो कि आपको लगे कि आपको एक फेयर डील मिली है, वरना आज की तारीख में मार्केटर सेलर तो बुद्धू बनाने के लिए बैठे हैं, और वो इतने तंदुरुस्त हैं कि आपको तो कब पता नहीं लगेगा कि भैया आपको कब लूट लिया गया। बहुत सारे लोग घर पे सामान खरीद कर आ जाते हैं, स्पेशली लेडीज, पता भी नहीं होता भैया कि ये सामान हमने क्यों खरीदा और हमें जरूरत भी क्या थी। ठीक है ना जी, मार्केटर सेलर तो इतने खतरनाक हो चुके हैं, गंजे को कंगी बेच देते हैं। गंजा घर आगे सो रहा था, मैंने कंगी खरीद ली, भाई क्यों खरीद ली। ठीक है जी। तो ये आपकी 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट चेक करा दिए थे, 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज डन हो गई। आगे बढ़ जाओ बेटा, एक टॉपिक करेंगे रिलीफ अवेलेबल, कोशिश करते हैं खत्म ही कर देंगे इससे, नेक्स्ट पेज पर ही होगा शायद रिलीफ अवेलेबल। ठीक है, थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे रिलीफ अवेलेबल को और खत्म कर देंगे। तो वो अब मैं ना एक आध पॉइंट वो छोड़ दूंगा जो मुझे लगता है कि पार्ट नहीं है आज की तारीख में। ये जो मैंने लिखा हुआ है नोट्स, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से लिखे थे। 2019 में कुछ चेंजेस हो चुके हैं, आपको पता है, मैंने पिछली बार भी चेंजेस पढ़वा दिए थे, मैं अभी भी पढ़वा दूंगा, सिर्फ मेरे 15 मिनट का काम होगा, लेकिन ये सब पढ़ने के बाद पढ़वाऊंगा चेंज, ताकि आपको पता लगे कि लॉ कहाँ से अमेंड हुआ है। ठीक है, वो अब रिलीफ अवेलेबल की बात करो तो बेटा कोर्ट आपको बहुत सारे रिलीफ देती है अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में केस करते हो और सामने वाली पार्टी गिल्टी पाई जाती है, तो मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर गिल्टी पाए गए कंज्यूमर कोर्ट में, तो क्या क्या कोर्ट रिलीफ दे सकती है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है एक रिलीफ आता है, भाई मल्टीपल रिलीफ आते हैं, मल्टीपल रिलीफ, एक एक केस में 6-6 रिलीफ भी आ रखे होते हैं। ठीक है जी, शुरू के 3 में से एक मिलेगा, इन्हें हम प्यार से बोलते हैं आर क्यूब। कल वाली बात याद है, कल वाली बात याद है, क्या है ये आर क्यूब, रिपेयर द डिफेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट और रिप्लेस द प्रोडक्ट विद अ न्यू वन व्हिच इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट और रिफंड द प्राइस पेड। इन 3 में से एक मिला। लेट्स सपोज कि मैं एक बात बोलता हूँ, आपने एक मेडिसिन कंज्यूम करी, आपको फीवर था, पैरासिटामोल खरीदी आपने, कंज्यूम कर ली, ठीक है जी, गोली थी 1 रुपए की, ठीक है भैया, तबियत क्या ठीक होनी, वो मेडिसिन पूरी अस्ती खराब थी, आपने कंज्यूम कर ली और हॉस्पिटलाइज हो गए, 15 दिन में छुट्टी मिली, 7-8 लाख रुपए खर्च कराए होटल हॉस्पिटल में, ठीक है जी, आ गए घर। अब आपने कहा जी भैया मैन्युफैक्चरर के खिलाफ केस करूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको, चलो जी केस कर दिया, कोर्ट ने गिल्टी पाया, कोर्ट ने देखा पूरे इंडिया में जितनी पैरासिटामोल इस ब्रांड की है सब नकली है, ठीक है जी। अब कोर्ट क्या कहेगी, भाई रिपेयर तो हो नहीं सकता इस प्रोडक्ट में से डिफेक्ट जो आपने कंज्यूम कर ली, रिप्लेस नहीं हो सकता, 1 रुपया वापस दे दें, दे दे, चलो एक आ गया। अब अगर इतना ही करके छोड़ दिया जाए, सच बताना ये उसके लिए पनिशमेंट है, उन्हें तो करोड़ों कमा लिए, ये उसको सच में पनिशमेंट मिल गई, ये तो पनिशमेंट नहीं मिली ना, तो पनिशमेंट जैसी कोई फील आ रही, वो तो बहुत खुशी खुशी कोर्ट चला जाएगा, हर बार आएगा 1 रुपया दे के चला जाएगा, छूट जाएगा, 10 लोग केस कर लेंगे, 100 कर लेंगे, यही होगा। तो बाबू इतने में छोड़ नहीं रहे, मैन्युफैक्चरर के तो कपड़े भी उतार लेती है कोर्ट। आ जाओ बस अभी पढ़ते चलो, आर क्यूब क्लियर। बेटा चौथे नंबर पे लिखा है, क्या लिखा है, to pay a reasonable amount of compensation for any loss or injury suffered by the consumer due to the negligence of opposite party। बाबू कंपनसेशन भी लो, कोर्ट कहेगी कंपनसेशन भी दो। कंपनसेशन का मतलब क्या, जो भी लॉस और इंजरी आपने सफर किया है सामने वाली पार्टी की नेग्लिजेंस की वजह से, वो भी मिलेगा आपको। 7-8 लाख रुपए का जो हॉस्पिटल का बिल देके आओ वो भी वही देगा, चलो जी। लेकिन मुझे लगता है अभी भी ये सजा नहीं हुई,
क्योंकि मान लो अगर उसने 1 करोड़ मेडिसिन सप्लाई कर दी है और उसके लिए उसने 50 लाख रुपए खर्च करे हैं डुप्लीकेट मेडिसिन बनाने में, पैकिंग बुकिंग में, 50 लाख उसने भी खर्च करे हैं, 50 लाख उसने कमाए हैं। बेटा अगर उसने 7-8 लाख रुपए 50 लाख में से दे दिए ना, ये सजा नहीं है। वो हर साल ये करता जाएगा, 7-8 लाख देता जाएगा 50 लाख में से, उसका क्या गया? हर साल उसको तो नेट प्रॉफिट है 43 लाख रुपए का। समझ रहे हो ना? ये सजा नहीं हुई अभी, अभी सजा पूरी करनी बाकी है उसको। बेटा 5th नंबर पे लिखा है टू पे द पिन्यूटिव डैमेजेस। बेटा पिन्यूटिव वर्ड बना है पेनल्टी से, पेनल्टी ली जाएगी और सब्सटेंशियली लार्ज होती है पेनल्टी, छोटी मोटी नहीं। कोर्ट कहती है 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, जितना कोर्ट चाहे पेनल्टी लगा देती है। कितना कमाया? 50 लाख कमाया, आ जाओ 5 गुना दे जाओ, 2.5 करोड़ दे जाओ कोर्ट। बस जैसे ही ये सुनेगा वो, बस अगली बार कभी रिपीट नहीं होगी यार गलती। वरना शुरू के 4 पॉइंट तक तो ये गलती रिपीट ही लगती है, ये तो रिपीट करेगा। ठीक है ना जी? तो भैया रिफंड द प्राइस पेड, पहली बात। कंपनसेशन मिल गई मेरे एग्जांपल में, साथ में पेनल्टी भी ले लो। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारी बात समझ में आई? पेनल्टी तक 5 बातें। 6th नंबर पर एक बात लिखी गई है। क्या है 6th नंबर पर बेटा बात? तो वो लिखा गया है टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर। ये बेटा कुछ वार्निंग जैसे वर्ड लग रहे हैं, ठीक है जी, और मैंने स्लैश करके वार्निंग भी लिखा है। कई बार बेटा मैन्युफैक्चरर उतना गिल्टी होता नहीं और ना ही कंज्यूमर को उतना नुकसान हुआ होता, कुछ एरर अनइंटेंशनल होती हैं। तो बेटा कोर्ट ना देखो कभी क्रिमिनल क्रिएट नहीं करना चाहती, कोर्ट चाहती है क्राइम खत्म हो। देखो अगर एक साफ सुथरे आदमी को कोर्ट सजा दे दे तो उसके दिमाग में फील क्या रहता है? यार मैंने कुछ किया नहीं, मुझे सजा मिल गई, दुनिया की नजर में क्रिमिनल हो गया, अब मैं हो ही चुका हूं तो अब क्राइम करता हूं ना। गलत सजा किसी को मिल जाए ना, क्रिमिनल ही क्रिएट होगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इन चीजों से क्रिमिनल क्रिएट होता है और कोर्ट क्रिमिनल क्रिएट नहीं करना चाहती। कोर्ट एग्जाम्पल सेट जरूर करना चाहती है पर क्रिमिनल भी क्रिएट नहीं करना चाहती। इसलिए कोर्ट कई बार वार्निंग देके छोड़ सकती है। मान लो आप मैन्युफैक्चरर थे और आपका किसी एम्प्लॉय से झगड़ा हुआ, कोई पर्टिकुलर बैच बन रहा था प्रोडक्ट का, ई टेबल्स का, उसने ना कुछ मिक्स कर दिया और वो जॉब भी छोड़कर चला गया। उस बैच में जहां जहां पर भी गया कंज्यूमर थोड़े थोड़े बीमार पड़े, किसी कंज्यूमर ने केस भी कर दिया, बहुत भारी भरकम नुकसान किसी को नहीं हुआ, पर मैन्युफैक्चरर गिल्टी भी नहीं था बेचारा। मैन्युफैक्चरर को बुलाया भी गया और बहुत लताड़ भी दी कोर्ट में, पर बेटा कोर्ट क्रिमिनल नहीं क्रिएट करना चाहती। कोर्ट ने क्या किया, बस वार्निंग दी और छोड़ दिया टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इन फ्यूचर। ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी इसको रिपीट मत करना दोबारा, वरना दोबारा नहीं छोड़ेंगे, बस वार्निंग देके एक बार छोड़ दी। क्लियर है जी? 6 पॉइंट। 7th 8th और 9th नोकिया का केस की जजमेंट है बेटा, पिछली बार भी बताया था। ठीक है ना जी? क्या कहता है 7th पॉइंट? नॉट टू ऑफर हार्मफुल गुड्स एंड सर्विसेज। 8 कहता है टू विड्रू द हार्मफुल गुड्स एंड सर्विसेज और 9 कहता है टू सीज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मफुल गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा ये जो हैजर्डस गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कहता है ना तो ऑफर करनी मार्केट में, ऑफर कर चुके तो विड्रू कर लो, और बेटा मैन्युफैक्चरिंग भी तुरंत बंद कर दो। एक बैटरी थी नोकिया की, मैंने याद हो बताया था आपको, एक बैटरी थी बेटा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बैटरी बहुत सारी जगह पर ब्लास्ट हुई थी। ठीक है ना जी? जिस टाइम पर मैं बात कर रहा हूँ ये नोकिया 1133-15 के जमाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी? मैं 6th 7th क्लास में था, आपने तो पैदा भी नहीं हुए थे आप तो। ठीक है जी? तब की बात कर रहा हूँ ये। तो वो बैटरी ना बेटा जब चार्जिंग वाला हो तब ब्लास्ट हो रही थी। 5-7 इंसिडेंट हुए होंगे इंडिया में। ठीक है जी? और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने केस फाइल किया था बेटा नोकिया के खिलाफ और कंज्यूमर कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि नॉट टू ऑफर हार्मफुल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफर नहीं करना, अब जितना हो चुका है वो तो हो चुका है, अब नहीं ऑफर करना, एक भी प्रोडक्ट ना बेच देना, एक भी बैटरी है। पहली बात। 8th वन, टू विड्रू द हार्मफुल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। मार्केट में जितने ऑफर है सारे विड्रू करा दो, सारे जितनी भी ऑफर की हुई है बैटरी। ठीक है जी? और 9th वन, टू सीज द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसका तुरंत बंद कर दो, एक भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? और नोकिया ने अपने सारे स्टोर्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी अवेलेबल कराई थी, नई पुरानी बैटरी बिक्री हुई थी मार्केट से सारी। ठीक है जी? समझ में आ रही है बात? अभी सैमसंग का एक पर्टिकुलर फोन भी तो था जो फ्लाइट में फटा है 2 बार, तो 3 बार हुआ है ये इंसिडेंट, अभी 2-3 साल पुराना इंसिडेंट है। फ्लाइट, कहीं फ्लाइट ने बैन कर दिया था, वो फोन ही बैन कर दिया था कि हमारी फ्लाइट में नहीं आएगा।
पता नहीं आपने वो इंसिडेंट सुना है कि नहीं सुना, आप यूट्यूब पे डालना। सैमसंग का एक पर्टिकुलर मॉडल बैन हुआ था, पता नहीं इंडिगो ने किया था शायद अपनी फ्लाइट में, 2 बार फट गया एक ही मॉडल फोन का। उन्हें लगा भैया इसमें ही कोई दिक्कत है। चलो जी, ठीक है जी। 10th पॉइंट नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बेटा जब आप देखोगे 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिलीफ अवेलेबल तो उसमें नहीं है ये पॉइंट। ठीक है जी। इस और 10 पॉइंट समझाने में अच्छा खासा टाइम भी चला जाएगा मेरा, तो मैं 11th और 12th समझा देता हूँ। क्या लिखा है 11th पर? इशू द करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। बेटा इधर देखना बाबू, ये कुछ और नहीं, इसी एड की बात चल रही है। जर्म्स बिफोर यूजिंग कॉलगेट, आफ्टर यूजिंग कॉलगेट जर्म्स ही नहीं होते थे, और ये केसेस पहुंचे कोर्ट तक, तो कोर्ट ने क्या किया भैया, जो कंपनसेशन दिलवाई, पेनल्टी लगाई, वो तो लगाई लगाई, साथ में आपको क्या कहा गया, अपनी कॉस्ट पर एक नया एड लाओ जो पिछले पुराने सारे मिसलीडिंग एड है आपके, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, ऐसा एड लाओ। तो ये नया एड लाए, उसमें जम्स छोड़ने शुरू कर दिए उन्होंने। तो पुराने जितने भी एड थे जिसमें जम्स नहीं आते थे, उसका इंप्रेशन ही खत्म हो गया लोगों के दिमाग से, न्यूट्रलाइज हो गया वो चीज। ठीक है जी। एंड लास्ट वन, टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द एप्रोप्रिएट पार्टी। अभी कुछ रह गया भैया, जो कोट और कपड़े उतार रही है इनके, ये क्या है, टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द एप्रोप्रिएट पार्टी। अब जिस कंज्यूमर ने केस फाइल किया है, मान लो 6 महीने उसमें मुकदमा लड़ा है, कोर्ट कहती है भैया लीगल फीस कितनी दी लॉयर को, सर मैंने इतनी दी। अच्छा, और क्या खर्चा हुआ आपका? सर नागल गांव से आता हूँ, रोज सहारनपुर आता हूँ, इतना किराया भरता हूँ। अच्छा जी, और सर कभी कभी यहाँ रुकना पड़ता है, होटल में रुकता हूँ, ये खर्चा है। अच्छा जी, और कुछ खाया पिया? अच्छा ये खर्चा है जी। कोर्ट की फीस? अच्छा जी इतनी दी गई। ये सारी भी मैन्युफैक्चरर भी दे, यानी कि वो खर्चा भी मैन्युफैक्चरर से निकलवा लिया भैया, कुछ नहीं छोड़ा। क्लियर है जी क्या क्या रिलीफ आ सकता है? लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।